नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दिव्यांशी सेल्फ स्टडी क्लासेस सीरीज में स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th का जो इतिहास हम पढ़ रहे थे, स्वर्णिम भारत का इतिहास, इसमें हमने 4 पार्ट पढ़ दिए हैं। जो हमारा पिछला पार्ट था 14, उसमें हमने मौर्य प्रशासन को पढ़ा था। आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे शुंग एवं सातवाहन वंश का इतिहास। ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल दिव्यांशी सेल्फ स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेवें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलो आज का हम टॉपिक पढ़ते हैं शुंग वंश। देखिए, शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, मौर्य राजा वृहदत्त का प्रधान सेनापति था ये। ठीक है, देखिए, मौर्य जो राजा था वो वृहदत्त, उसका प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, और पुष्यमित्र शुंग ने वृहदत्त को मारकर उस सियासत पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, उसने 151 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया और कई युद्धों में विजय प्राप्त की। अपने राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि, देखिए जो सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण के जो थे पतंजलि, वो अश्वमेध यज्ञ में इसके क्या हो गए, पुरोहित हो गए। ठीक है, पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश में जो प्रमुख राजा हुए उनके नाम थे अग्निमित्र। इसके बाद जो देखिए, पुष्यमित्र के बाद जो प्रमुख राजा हुए उनका नाम था, पहला था वो अग्निमित्र, इसके बाद ज्येष्ठ मित्र, तीसरा था वो था भद्रक, चौथा भागवत और 5वां था देवभूति। ठीक है, ये प्रमुख राजा थे। इस जो देवभूति को उसके अमात्य वासुदेव ने लगभग 73 ईसा पूर्व में शासन से उतार दिया था। इसके बाद जो हमारा अगला शासन है वो है सातवाहन वंश। देखिए, सातवाहन वंश को हम आंध्र वंश भी कह सकते हैं। ठीक है, जो आंध्र होते थे वो गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में स्थित जो रहते थे, और सिमुक नामक व्यक्ति ने इस वंश की नींव डाली 60 ईस्वी में। ठीक है, ये राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि इस राजवंश को हम आंध्र भी कह सकते हैं और सातवाहन वंश भी कह सकते हैं। ठीक है, सिमुक का राज्यकाल, जो सिमुक का राज्यकाल था वो था 37 ईस्वी पूर्व तक इसका राज्यकाल रहा। इसके बाद जो अगला शासक आया वो आया था सातकर्मी प्रथम। देखिए, सातकर्मी प्रथम के बारे में आपको बता दूं कि जो सातकर्मी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का विस्तार किया, और सातकर्मी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की थी। उसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान, जो आधुनिक में पैटर्न, जो आधुनिक में क्या कहलाती है, पैटर्न कहलाती है। सातकर्मी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमणों के फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति में ह्रास होने लगा और महाराष्ट्र में शक वंश का शासन आरंभ हुआ, जो पश्चिमी शत्रप वंश कहा जाता है। देखिए, शक वंश को ही पश्चिमी में क्या कहते हैं, शत्रप वंश कहते थे। ठीक है, सातवाहन वंश के 23वें शासन, देखिए मैं आपको बता दूं कि सिमुक के बाद जो अगला शासक था वो था हमारा, कौन था, सातकर्मी प्रथम। एक तो ये बात रही। इसके बाद इन्होंने सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का विकास किया। ठीक है, इसके बाद अश्वमेध यज्ञ करवाया तथा समस्त दक्षिण भारत पर अपना अधिकार स्थापित किया। राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान नामक नगरी इसकी राजधानी थी, जिसे वर्तमान में हम इसे क्या कहते हैं, पैठन कहते हैं। इस नगरी को हम वर्तमान में पैठन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैठन। ठीक है, सातकर्मी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों के आक्रमण हुए वो आक्रांत थे। ठीक है, सातवाहनों की शक्ति लुप्त हो गई और महाराष्ट्र में शक का शासन आरंभ हुआ, और इस शक को ही पश्चिमी क्षेत्र है उसमें शत्रप वंश कहा जाता है। इसके बाद जो अगला शासक आया वो था गौतमीपुत्र सातकर्मी। गौतमीपुत्र सातकर्मी की बात मैं बता दूं तो सातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमीपुत्र सातकर्मी ने शकों की शक्ति को नष्ट करके पुनः सातवाहन वंश की नींव रखी। सातवाहन वंश के 27वें शासक यज्ञश्री हुए। इन्होंने कई प्रकार की मुद्राओं को चलाया, जो आप देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं
कि जो गौतमीपुत्र सातकर्मी ने पश्चिमी शत्रुओं की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति है वो समृद्ध और सत्ता स्थापित की। इसके बाद वशिष्ठ पुत्र पुलुगमणि ने उज्जैन के शक जो महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया और रुद्रदामन ने उससे वह समस्त भूभाग है वो छीन लिया जिसे उसने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके जीता था। साधारण वंश के 27 शासक जो यज्ञशरी थे उसने कई मुद्राओं को वो किया, मुद्राओं का प्रचलन किया। देखिए आप मुद्रा को मैं आपको दिखाता हूँ। उस समय जो हमारे शरीर जो मैं उस टाइम की आपको मुद्राओं को दर्शन करवाता हूँ। देखिए इस मुद्राओं से हमें प्रतीत होता है कि उसका साम्राज्य है वो समुद्र तट पर विस्तृत था। इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने वैदिक यज्ञों और समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया था। ठीक है, इन्होंने अपने शासनकाल में वाणिज्यिक तथा व्यापार को बढ़ावा दिया, कृषि व अन्य उद्योगों विशेष प्रोत्साहन दिया। इनके काल में चांदी, तांबे, शीशे और कांच की मुद्राएं, देखिए जो इस वंश के टाइम में चांदी, तांबे, शीशे मतलब सभी प्रकार की मुद्राएं प्रचलित थी। ठीक है, इन्होंने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की। देखिए ये भी प्रश्न बनता है कि इन्होंने ही सर्वप्रथम क्या किया था, ब्राह्मणों को भूमि जो अनुदान देने की प्रथा को आरंभ किया था। सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य एवं विहार, देखिए मैं आपको बता दूं चैत्य का अर्थ, देखिए चैत्य का अर्थ होता है जो मृत व्यक्ति होता है उनका जो चबूतरा होता है उससे उस टाइम में चैत्य कहते थे। ठीक है, और विहार, विहार का अर्थ होता है जो हिंदी से हमें विहार का अर्थ देखें तो हिंदी से विहार का अर्थ होता है घूमना या भ्रमण करना, जो हिंदी से हम समझते हैं। और ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जो वो होते थे प्राचीन काल में बौद्ध श्रमकों में रहने का स्थान है वो विहार कहलाता था। ये ऐतिहासिक दृष्टि से हम इसका अर्थ समझा सकते हैं। ठीक है, इस समय जिनमे काल का चैत्य प्रसिद्ध था। उस समय जो जिनमे काल का चैत्य था वो प्रसिद्ध था। देखिए ये चैत्य का अर्थ मैं आपको बता दूं कि होता है कुछ चबूतरे जैसा होता है, मृतक का जो होते हैं उनका चबूतरा होता है, उसे उस टाइम में चैत्य कहते थे। वो 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा यह चैत्य वास्तुकला का अद्भुत हमें उदाहरण मिलता है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, धन्यवाद।